हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस पार्क चैनल में। आज हम 2017 का सेट डी सॉल्व करने जा रहे हैं। और पीछे हमने 2016 के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सॉल्व कर लिए हैं। आप उनसे सीखिए, तैयारी करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम बना बना कर देखिए, न्यूमेरिकल भी किए करना, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको लिख लिख कर देखना। अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ग्रुप सेट डी जो है 2017 का सेट डी है। इसका फर्स्ट सेक्शन है हमारा भौतिक विज्ञान का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है। आंसर आ जाएगा परिकिरणन के कारण। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है, वह पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है वो है स्वच्छमंडल। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए, यथावत का मतलब है जितनी लंबाई है उतनी ही रखते हुए, और उसका जो अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल है उसको हम दोगुना कर दें तो तार की प्रतिरोधकता का पर क्या असर पड़ेगा। तो ये पिछले सेट में भी था। तो बताया गया था कि तार की लंबाई को चाहे आधा करो, दुगना करो, या उसका क्षेत्रफल को आधा दुगना करो, तो उस पर प्रतिरोधकता पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उतनी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन ये हमारे सिलेबस में नहीं है दोनों क्वेश्चंस। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ये भी इजी है बिल्कुल। इसमें विद्युत मोटर का विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट है, और इसमें से 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और मोटर की शक्ति निकालनी है हमने, और 3 घंटे अगर ये चलती है मोटर तो कितनी ऊर्जा लेगी ये निकालना है। ये देखिए, इसका विभवांतर 220 वोल्ट है, विद्युत धारा 4 एम्पियर है, समय 3 घंटे है। तो हमें पी निकालनी है। पी का फार्मूला होता है VI। हमारा V दे रखा है 220 वोल्ट, और 4 दे रखी है हमारा विद्युत धारा। तो दोनों की गुना कर दी तो 880 वाट आ गया है। 880 वाट को हम किलो वाट में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करके। 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारा 0.88 किलो वाट शक्ति आ गई है हमारी। फिर हमें ऊर्जा भी निकालनी है। ऊर्जा निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, P बराबर W/T। W निकालना है तो P गुना T हो जाएगा। P हमारा 0.88 किलो वाट है। समय घंटे में, इसलिए हमने इसको किलो वाट में बदला है। 3 घंटे हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.64 किलो वाट घंटा आंसर आ जाएगा। इसको ऊर्जा का अगर हम ऊर्जा को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो हम 1 किलो वाट घंटा जो है 3.6 गुणा 10 की शक्ति 6 जूल के बराबर होता है। तो हम इसको तो 2.64 जो हमारा किलो वाट घंटा दे रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगा। इसको आप पॉइंट में लिख के और 10 की शक्ति उसमें भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। इसमें एक किरण आरेख बनाना है, ध्यान देना है। दर्पण कौन सा है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अवतल दर्पण है, और वस्तु कहाँ रखी है ये ध्यान देना है। वस्तु है F और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी हुई है। ये दो बातें जरूर ध्यान देनी है कि भाई वस्तु कहाँ रखी है, और दर्पण है या लेंस है, कौन सा है। फिर हमें उसका किरण आरेख बनाना है। उसके लिए देखिए, हमने ऐसे अवतल दर्पण को ड्रॉ कर लिया है। ये ऐसे ड्रॉ कर लिया है। फिर हमने इसकी स्केल से है ना मुख्य एक्स खींच लिया है, और हमने इसकी 1-1 सेंटीमीटर दूरी ली है। P से F के बीच की भी 1 सेंटीमीटर ली है, और F से C के बीच में भी 1 सेंटीमीटर, यानी C और P के बीच में 2 सेंटीमीटर की दूरी है, और बीच में हमने F लिया है। फिर हमारी जो बिंब की स्थिति थी वो क्या थी कि हमको उसको हमें फोकस और C के बीच में रखना था। वक्रता केंद्र के देखिए, हमने F और C के बीच में वस्तु को रख दिया है। वस्तु रखने के बाद एक जो किरण है, प्रकाश की किरण, वो मुख्य एक्स के समांतर होकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस में से गुजर रही है, और दूसरी रेखा जो है वो हमारी वक्रता केंद्र जो वस्तु है उसके सिरे से गुजरकर वक्रता के अंदर से गुजर रही है, और उसी रास्ते वापस आ रही है। और नीचे जाके देखिए, ये जो रेखाएं जहाँ पर काट रही हैं वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब हमारा जो है उल्टा और
ये देखिए उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे है। और देखिए वस्तु छोटी है और हमारा प्रतिबिंब बड़ा बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ, स्थिति क्या है, ये सी है हमारा और ये सी से परे बना हुआ है। तो हम इन चीज़ों को लिख देंगे भाई क्या क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति हमारी सी से परे, जैसे अभी हमने इसमें बता दिया, ये सी है हमारा और इससे परे बना हुआ है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा है तो देखिए उल्टा बना हुआ है, मुख्य अक्ष के नीचे है। वास्तविक है और उल्टा है, क्योंकि ये रेखाएं वास्तव में काट रही हैं, इसलिए वास्तविक और उल्टा हो गया। प्रतिबिंब का साइज क्या है, साफ नज़र आ रहा है, वस्तु छोटी है और हमारा प्रतिबिंब जो है बड़ा है। तो ये हमारा किरण आरेख है। आपको इसके पूरे 4 अंक मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से करोगे। अगला क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करना है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाले नियम की भी व्याख्या करनी है। देखिए इसका, ये हमारा सीधा चालक तार है, इसको ये परिपथ बना रखा है। इसमें ध्यान से देखिए, ये तार ले रखा है, बीच में कार्डबोर्ड का गत्ता ले रखा है और इसमें से जब हमने ये विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमने लोह चूर्ण बिखेर दिया था और वो लोह चूर्ण देखो ऐसे सकेंद्रीय वृत्तों में अपने आप व्यवस्थित हो गया है। और जब हमने ऐसे देखो, ध्यान से देखो, बीच में ये तार है हमारा और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखा रखी हैं ये सकेंद्रीय वृत्तों में दिखाई दे रखी हैं। देखो जो तार के पास है वो छोटा वृत्त है और जैसे जैसे तार से दूर जाते जा रही हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं बड़ी होती जा रही हैं, इनका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। तो ये यहाँ देखिए इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है, जो तार के पास है वो छोटा है और दूर जाते जाते इनका जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये क्या है, सीधे धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए सकेंद्रीय वृत्त है और इसके रूप में ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब हमें इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इसको हम दिक् सूचक सुई से भी पता लगा सकते हैं। मान लीजिए ये दिखा रखी है छोटी सी दिक् सूचक, यहाँ क्यों दिखा रखा है, यहाँ पर ये दिक् सूचक सुई रखी है। हम किसी भी सकेंद्रीय वृत्त के किसी भी बिंदु पर हम ये दिक् सूचक रख सकते हैं और दिक् सूचक की जो सुई है जिस तरफ उसकी सुई है जो उत्तर की तरफ दिशा संकेत करती है तो उसी तरफ हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये जो तीर के निशान दिखा रखे इसका मतलब इस तरफ जो है इसकी सुई संकेत कर रही है। जो उसका उत्तर ध्रुव होता है दिक्सूचक सुई का, वही उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अब ये अगर इसकी विद्युत धारा की अगर दिशा बदल देते हैं, अभी तो देखिए ये ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है। तो अगर हम इसको दक्षिण से उत्तर की तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है वो भी उत्क्रमित हो जाएगी, वो भी उलट जाएगी। इसी तरह अगर हम विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि कर देते हैं, अगर अभी तो विद्युत धारा थोड़ा है, अगर इसमें बढ़ा देते हैं तो किसी भी दिए गए बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे तो उसके भी परिमाण में वृद्धि हो जाती है। यानी विद्युत धारा कम हो रही है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में भी कमी आ रही है, विद्युत धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। और फिर एक दूरी है, अगर हम चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं चालक से जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अगर हम उससे दूर चले जाते जाएंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे विद्युत धारावाही तार से दूर जाते हैं उसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले जो केंद्रीय वृत्तों का साइज है वो भी बड़ा होता जाएगा, जैसे मैं शुरू में ही बता दिया था। तो ये हमारा जो सीधे धारावाही चालक से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में ये पूरा हो गया है। अब इसका एक तो हमने दिक्सूचक से इसका दिशा ज्ञात कर लिया। अब नियम कौन सा है जिससे हम इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, तो वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि हम अपने दाहिने हाथ, दक्षिण माने दायां,
दाहिने हाथ में तार को ऐसे पकड़े, विद्युत धारा विचालक तार को इस तरह पकड़ना है कि हमारा जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। देखिए ये जैसे तार दिखा दिया, इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है, तो ये नीचे की ओर जो अंगूठा दिखा रखा है ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। और जो इस तार के चारों तरफ जो उंगलियां लिपटी हुई हैं, ये उंगलियां जो हैं उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। तो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से बताएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला है ये जनित्र हमारे सिलेबस में नहीं है, अब है हमारा सेक्शन बी जो है रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, जैसे कि CaO तो हमारा बिना बुझा चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा संगमरमर का है, कैल्शियम सल्फेट से ये है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड C, ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके में भी नहीं पाया जाता है, नेटल के डंक में भी नहीं, सिरके में तो एसिटिक अम्ल होता है, नेटल के डंक में मेथेनॉइक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो ये जो है इमली में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है डी आएगा इमली में। एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका आंसर वैसे 18 आ जाएगा, हमें पता होना चाहिए। 9th में भी है ये, 10th में मतलब पता तो होना ही चाहिए हमें। अब अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी प्रेसिपिटेशन बनते हैं, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम सल्फेट की अगर हम बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, तो बैरियम सल्फेट इनके अवक्षेप बन जाते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिकों में CH2 इकाई का अंतर होता है। CH2 इकाई का मतलब जैसे मैथेन है, मैथेन से तब हम एथेन पे जाते हैं तो CH2 इकाई का अंतर, यानी मैथेन में तो CH4 है, वो C2H6 है, मैथेन से एथेन में CH2 ज़्यादा होता है, यानी 14 U का अंतर होता है, 14 U का अंतर है, यानी कि उसका जो है हमारा 16 U होता है, और इसका जो हमारा है इसमें 14 और जोड़ देते हैं 30 U का, यानी कि मैथेन का 16 U, इसका 30 U हो गया, तो ये आणविक द्रव्यमान इनमें अंतर आ जाएगा, 14 U का अंतर होता है। सेकंड है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में क्या अंतर होता है। अब इसमें भी जब अभी जैसे हमने पढ़ लिया कि जब एक से मैथेन से एथेन पे जाते हैं या एथेन से प्रोपेन पे जाते हैं, उनमें CH2 इकाई का अंतर है, इसका मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं। मैथेन से एथेन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये अंतर हो गया इसका। रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, रासायनिक गुण जो होते हैं समान होते हैं। जब समान क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें प्रकार्यात्मक समूह एक जैसा ही होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये सारे अल्कोहल हैं। अल्कोहल होने के कारण इनका रासायनिक गुण समान हो गया, क्योंकि इनमें सब में एक जैसा प्रकार्यात्मक समूह है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्वथनांक गलनांक इनका ज़्यादा हो जाता है। CH3 CH2 CHO देखिए, इसमें 3 कार्बन है। अब हमें इसका नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखें हमें आना चाहिए। सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या गिननी है, 1 2 3, 3 कार्बन है। फिर दूसरी बात हमने ये देखनी है क्या इनके बीच में कोई द्विआबंध है, नहीं है। फिर हमें इसमें प्रकार्यात्मक समूह देखना है कौन सा है। देखिए लास्ट में CHO दे रखा है, हमें पता होना चाहिए किसका प्रकार्यात्मक है ये CHO। तो हमें पता है ये एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड के लिए हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, L लगाते हैं। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हमें आना चाहिए कि प्रोप होता है 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल, इसका एग्जाम्पल नाम हो जाएगा। ये देखिए प्रोपेनल। अब इसका देखिए इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन होने से अब ये भी प्रोप का हो गया। अब लेकिन इसमें प्रकार्यात्मक समूह क्या है, C द्विआबंध O। ये C द्विआबंध O किसका होता है, कीटोन का होता है। और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, नॉन होता है। तो प्रोपेनोन, इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। अब अगला देखिए
इसमें भी 3 ही कार्बन है। पूरा जो है एग्जामिनर ने 3-3 कार्बन वाले समझा रखे हैं। प्रकार्यात्मक समूह अलग अलग हो गए। CH3 इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और ब्रोमीन साइड में लगा दिया तो ये हमारा हेलोजन हो गया। ब्रोमीन को हम पहले बोलेंगे ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एन है क्योंकि इनमें सब में एक कलाबंद है, और ब्रोमो प्रोपेन नाम हो जाएगा। अगला देखिए, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर ला सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब हम सोडियम, पहले 4 टेस्ट लिख रखे हैं हमने परीक्षण। सोडियम कार्बोनेट परीक्षण है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तेज़ी से बुध पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी बहुत बुध पदार्थ होती है जब इसमें हम ये डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो डालेंगे, क्योंकि ये एक क्षार हो गया और ये अम्ल है। अम्ल और क्षार की भी क्रिया होती है तो इसमें CO2 गैस निकल जाएगी, और अल्कोहल में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो इससे पता चल जाएगा जिसमें बुध पदार्थ होगी CO2 गैस बनेगी वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसमें कुछ नहीं होगा वो अल्कोहल है। अब लिटमस से भी देखेंगे, लिटमस का परीक्षण करेंगे। लिटमस अल्कोहल में लिटमस डाल के देखें तो कोई रंग नहीं बदलता ये, लेकिन जो अम्ल है, अम्ल का तो हमें पता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और लाल लाल ही रहता है। अल्कोहल में चाहे लाल लिटमस डालो चाहे नीला डालो, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देता। सोडियम धातु में क्या होता है, जो अल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई भी गैस नहीं बनाते। पोटेशियम परमानेंट परीक्षण जो है, इसमें जो उसका रंग होता है गुलाबी, जो अल्कोहल होते हैं वो गुलाबी रंग को समाप्त कर देते हैं, तो पता चल जाएगा ये अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, इससे पता चल जाएगी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगला देखिए, एथेनॉल के 2 उपयोग देखिए। एथेनॉल जो अल्कोहल होता है एथेनॉल, तो ये हमें पता है जितने भी हमारे कप सिरप वगैरह आते हैं या जो भी हैं पेय पदार्थ हैं, उनमें सभी जो अल्कोहल हैं वो पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। ठीक है। दूसरा, ये विलायक अच्छे से घुल जाता है। अच्छा विलायक मतलब उसमें अच्छे से घुल जाता है। इसमें मतलब सारी चीज़ें घुल जाती हैं। विलायक का मतलब है ये है, पानी भी जैसे अच्छा विलायक है, ये भी अच्छा विलायक है। इसमें इसलिए इसका उपयोग हम टिंचर आयोडीन बनाने में करते हैं, कफ सिरप बनाने में, टॉनिक है, इन औषधियों में इसका उपयोग करते हैं। तो ये इसके हमारे एथेनॉल के 2 उपयोग हो गए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 4 और 2 6 नंबर का हो गया। अब सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो तीनों ही, थाइमस, प्रावटु, अधिवृक्क, तीनों ही हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, इसलिए D ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। भूख से संबंधित केंद्र किस में स्थित होता है, ये हमने देखिए, भूख से संबंधित जो है अगर मस्तिष्क में होता है। अगर मस्तिष्क में ही सारे केंद्र होते हैं हमारे, सोचने के, सूंघने के, देखने के, भूख का भी यहीं पर है, अगर मस्तिष्क में। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होता है। देखिए, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है, और आपने जैसे ही पहले सैम्पल पेपर में याद कर लिया होगा तो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको फटाफट आप इसका हल कर देंगे। जैसे कि वृषण कोश का जो तापमान होता है वो उदर गुहा के तापमान से कम होता है, यानी जो शरीर का तापमान है उससे कम होगा वृषण कोश। और जो शुक्राणु का उत्पादन होता है वो कम तापमान पर ही होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो वृषण है वो वृषण कोश के अंदर रहे, उदर गुहा में ना रहे। तो ये तापमान कम होने के कारण ये वृषण कोश में होते हैं, और इसलिए ये शुक्राणु का उत्पादन भी करते हैं। कम तापमान होने के कारण ये शुक्राणु का उत्पादन कर पाते हैं। अगला है, हमें आहार श्रृंखला के बारे में बताना है। जैसे पहले ऑप्शन है घास, गेहूँ तथा आम, यानी घास को गेहूँ नहीं खा सकता, इसलिए यही गलत हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, घास को बकरी खा लेगी, बकरी को मानव खाता, ठीक है, ये B ऑप्शन ठीक है। बकरी को गाय नहीं खा सकती, ये गलत हो गया। घास को मछली नहीं खा सकती, और मछली को बकरी नहीं खाती, तो ये D वाली भी हमारी गलत हो गई, तो हमारी B वाली ठीक है, घास। अगला देखिए, UNEP को विस्तारित कीजिए। इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यू है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। हार्मोन एड्रेनलिन के क्या प्रभाव हैं। अब हार्मोन जो एड्रेनल हार्मोन है वो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है और रुधिर में ही निकलता है ये सीधा, और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जब ये निकलता है तो क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है,
और हृदय की धड़कन बढ़ती है तो जो हमारी पेशियों में है ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाएगी। जो हमारा पाचन तंत्र है, त्वचा, हम उसमें अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एड्रिनल हार्मोन जो होता है इसमें जब निकलता है इमरजेंसी में, तब हमारी पेशियों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये उसकी जो धमनी, इन अंगों की, जो हमारे पाचन तंत्र है, त्वचा की उनकी छोटी छोटी धमनियाँ हैं, उनकी सिकुड़ जाती हैं और ये रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। और जो डायफ्राम है, पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी हृदय की धड़कन बढ़ गई और जो है, और उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा होगी। और जो हमारी रुधिर की जो दिशा है वो कंकाल पेशियों की ओर कर दी उन्होंने, और डायफ्राम और उनकी पसलियों की पेशी के कारण, संकुचन के कारण जो श्वसन दर बढ़ गई, हृदय की धड़कन बढ़ी, श्वसन दर बढ़ गई और कंकाल पेशियों को रुधिर ज़्यादा मिलने लगा। ये इसके मेन वो हो जाएंगे एड्रेनलिन हार्मोन के प्रभाव। नर जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो 2 ग्रंथि दिखा रखी हैं अपने, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि। ये अपना जो स्राव है, सिक्रीशन जो है, शुक्रवाहिका में डाल देते हैं, जो शुक्राणुओं को लेके जाते हैं। और उसमें शुक्राणु होते हैं, तो वो जब अपने जो स्राव उसमें डालेंगे तो वो तरल माध्यम बन जाता है। और तरल माध्यम में जो शुक्राणु आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, उसके स्राव से ही शुक्राणु को पोषण मिलता है। इसलिए इनके कार्य हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव का मादा जनन तंत्र, ये देखिए, इसमें जो है अंडवाहिका, दो अंडवाहिका होती हैं, दाई और बाई। ये हमारी बाई हैं, ये हमारी दाई हैं। फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इनको। ये 2 अंडाशय हो गए और ये गर्भाशय हो गया, जो हमारी अंडवाहिका है नीचे की तरफ आती है, तो ये एक गर्भाशय का निर्माण होता है। उसके नीचे ग्रीवा है, फिर योनि है। ये गर्भाशय में जो है भ्रूण स्थापित होता है और हर एक महीने जो 2 अंडाशय, उनमें से एक से अंडा परिपक्व होकर निर्मोचित होता है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया मादा जनन तंत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये डायग्राम वाला। अगला देखिए, मानव के विकास का वर्णन कीजिए, हमारे सिलेबस में नहीं है। अमीबा और पैरामेशियम किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये देखिए, अमीबा में पोषण, अमीबा एक कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवध की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। ये देखिए, एक बार डायग्राम देख लीजिए अच्छे से। केंद्रक है, ये केंद्रक, और ये पादहाप दिखा रखे हैं। अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। इसके पास जैसे ही खाद्य कण आता है, खाद्य कण आने के बाद देखो, ये खाद्य कण के को है ना, पादहाप ऐसे घेर लेते हैं। घेरने के बाद देखिए, ये जो पादहाप हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये देखो, दोनों जुड़ गए हैं, तो ये संगलित होकर, यानी कि दोनों ही संगलित हो गए हैं और इन्होंने खाद्य रिक्तिका बना दी है। अंदर से फूड वैक्यूल बन गया है, जिसके अंदर खाद्य कण चला गया है। इसके अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये खाद्य जो कण है, ये जटिल पदार्थ होता है। ये इसके अंदर एंजाइम वगैरह होते हैं जो इसको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। और फिर ये क्या होता है, ये सरल पदार्थ जो हैं ये कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य में आकर क्या होता है, ये इसका अवशोषण हो जाता है। पाचन तो यहाँ हो गया, अवशोषण हो गया। जो अपाचित भोजन है वो कोशिका की सतह की तरफ भागते हैं, आ जाते हैं, और फिर कोशिका की सतह पर आने के बाद उनको बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। देखिए, पादहाप कुटपाद, ये हमारा, ये इसकी यही बातें जो मैंने अभी बताई हैं, ये रिटर्न में भी ऐसे ही हैं कि खाद्य रिक्तिका बन जाती है, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और फिर ये जो प्रवर्ध है, पादहाप है, उसके प्रवर्ध हैं, भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर फिर क्या होगा, जटिल पदार्थों का विघटन हो जाता है सरल पदार्थों में, और सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विचलित हो जाते हैं। अब जो बिना पचा भोजन है वो कोशिका की तरफ, सतह की तरफ गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा में पोषण होता है, भोजन का पाचन होता है। पैरामीशियम में कैसा होता है,
पैरामीशियम भी एक कोशिका जीव होता है। इसकी कोशिका का जो है आकार निश्चित होता है। जैसे अमीबा का तो अपनी उसकी आकार को बदलता रहता है, उसका नियमित आकार नहीं होता है, अनियमित होता है। लेकिन पैरामीशियम का जो आकार है वो निश्चित होता है और वो एक भोजन को एक विशिष्ट स्थान से अंदर लेता है, ग्रहण करता है और उसके पूरे शरीर पे पक्षमाभ होते हैं, ढके रहते हैं उसको। और ये पक्षमाभ जो है भोजन को उसके विशिष्ट अंग तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से पैरामीशियम में पोषण होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, लसिका क्या है, इसका वहन किस प्रकार होता है, इसके क्या कार्य हैं। लसिका भी देखो रिपीट क्वेश्चन है। केशिका होती हैं, धमनी शिरा केशिका जो केशिका होती हैं उनकी भित्ति में छोटे छोटे छेद होते हैं और उन छेदों के द्वारा जो है प्लाज्मा, प्रोटीन, छोटे प्रोटीन, बड़े तो नहीं आ सकते, उन छिद्रों से छोटे प्रोटीन बाहर आ जाएंगे और रुधिर कोशिकाएं भी बाहर निकल कर आ जाती हैं, उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं और फिर वहाँ आने के बाद ही लसिका का निर्माण होता है। इसको उत्तक तरल या लसिका बोलते हैं। यह रुधिर के जैसे रुधिर का प्लाज्मा होता है वैसे ही यह लसिका होता है, लेकिन ये रंगीन होता है, रंगहीन। रुधिर का रंग तो लाल होता है लेकिन प्लाज्मा का कोई रंग नहीं होता और रुधिर में ज़्यादा प्रोटीन होते हैं लेकिन इसमें जो हमारी लसिका में उसमें प्रोटीन कम होते हैं। और लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से कहाँ चला जाता है, लसिका केशिकाओं में चला जाएगा। लसिका केशिकाएं मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुल जाती हैं। यानी धमनी से आया, धमनी से केशिकाओं में आया, केशिका से ये सारा लसिका का निर्माण हुआ और वहाँ सब कुछ हुआ, वहाँ से निकलने के बाद ये शिरा में चले जाते हैं। कार्य क्या है इसका लसिका का, ये पचे हुए भोजन को और जो क्षुद्रांत्र अवशोषित कर लेती है, क्योंकि क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन होता है और वहाँ उसका अवशोषण होता है दीर्घरोम द्वारा और वहाँ जो है इसका फिर इसको कौन लेके जाएगा, लसिका लेके जाती है। जो वसा जो होती है ना क्षुद्रांत्र, वसा को कौन लेके जाएगा, लसिका लेके जाएगी। और अतिरिक्त जो तरल होता है उसको बाहर निकालना होता है तो वो जो कोशिकीय अवकाश में आ जाता है उसको वापस से रुधिर में लसिका ही लेकर जाता है। यानी पचे हुए को और अवशोषित वसा को ये लेके जाएगा। दूसरा जो ज़्यादा हमारे शरीर में तरल पदार्थ हो जाता है उसको वापस से रुधिर में भी यही डालता है। तो ये हमारे लसिका के कार्य हैं। ये आज का हमारा सेट डी कंप्लीट हो गया है। आपने अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहना। कल फिर मिलेंगे। 2017 का ही एक अलग से सेट है, उसका कोई कोड नहीं है, उसको लेकर आएंगे। तब तक आप इसको सॉल्व कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।